अस्सलाम नाज़रीन, प्रोग्राम आज की बात के साथ मैं हूं इम्तियाज मीर। चेयरमैन नेब के ऊपर नून लीग का मौकिफ जो है ना, उसमें फर्क क्यों आ रहा है? एक कह रहे हैं कि इस्तीफा देना चाहिए, दूसरे कहते हैं कि मरियम नवाज, जिस तरह मरियम औरंगजेब कहती हैं कि यह उनकी जाती राय है। मलक अहमद साहब की, उन्होंने इस्तीफा मांगा था। दुश्मन अव्वल जिस तरह पीपल्स पार्टी नेब को और नेब चेयरमैन को समझते थे, जिस तरह उनके बयानात थे, आज वो भी खामोश नजर आ रहे हैं। बिलावल साहब कर रहे हैं कि हम जातियात की सियासत नहीं करते, लेकिन इंटरव्यू के हवाले से हमारा मौकिफ क्लियर है कि उसके ऊपर इंक्वायरी होनी चाहिए। क्या यह जाती फेल था? और जाती फेल समझ के मिट्टी पाओ कह दें, खत्म कर दें, चीज को आगे बढ़ाएं। मॉरली कहां खड़े हैं चेयरमैन नेब? मुआशी सूरत हाल मुल्क की इंतहाई खराब है, मौके में फर्क नजर। इमरान खान साहब कहते हैं फिर 2 महीने में मुश्किल हालात खत्म हो जाएंगे, और मशीर खजाना कहते हैं कि 6 और 8 महीने लग सकते हैं, साल लग सकता है कि कोई बेहतरी आए एड्स के हवाले से इश्यू। और दूसरा, आज एक बड़ा मौकिफ आपके सामने, जो सबसे ज्यादा चेक पोस्ट पे हमला हुआ है, और चेक पोस्ट के ऊपर जैसे डीजी ISPR ने कहा कि यह हमला किया गया है, और यह हमला PTM के लोगों ने किया है, मोहसिन दावर ने किया है, अली वजीर ने किया है, उन्होंने लोगों को उकसाया है। और इंडिया के अंदर एक बड़ी तब्दीली आई है। मोदी साहब जो है ना, दोबारा बड़ी मेजॉरिटी के साथ जीत के आए। जो मुसलमान दुश्मनी, जो पाकिस्तान दुश्मनी, जो उसका नैरेटिव रहा है, सख्त नैरेटिव रहा है, उसी के ऊपर भी बात जरूर करें। इसी के ऊपर स्टूडियो में दादी मोहतरम जनाब डॉक्टर करीम ख्वाजा साहब, PP सीनियर रहनुमा, सेनेटर रह चुके हैं, मैं आपको वेलकम करता हूं अपने प्रोग्राम। उसी के साथ एडवोकेट यासीन आज़ाद साहब, सीनियर रहनुमा नून लीग और फार्मर प्रेसिडेंट हैं सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के, मैं आपको वेलकम करता हूं सर, आप भी हमने टाइम दिया। सर, नेब चेयरमैन पे आपका मौकिफ क्लियर नहीं यार, क्या होना चाहिए नेब चेयरमैन? इंक्वायरी बैठनी चाहिए, गवर्नमेंट इंक्वायरी करे, फैक्ट फाइंडिंग होनी चाहिए, क्या होना चाहिए? मेरा ख्याल है बिलावल साहब ने फरमाया है कि उसका इंडिविजुअल एक्ट है, और इसी बात को आगे बढ़ाते हुए कि उसने जो इंटरव्यू दिया था जो कि उसके मैंडेट में नहीं है, वो गलत था। दूसरी बात है कि पार्लियामेंट इस वक्त मौजूद है, पार्लियामेंट में ये चीज़ को डिस्कस करना होना चाहिए, और अगर पार्लियामेंट वहाँ चाहती है तो एक कमेटी बननी चाहिए जो कि उसमें डिस्कस हो के, क्योंकि इस एक्ट की वजह से मॉरली वो एरोडेड हो गया है, एक शख्सियत उसकी एरोडेड हो गई है। ये मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन है, और वो एरोडेड हो गई है तो ये चीज़ें, वो काम सही नहीं देगी। जब मॉरली इंसान एरोडेड हो जाता है तो उसकी परफॉर्मेंस मुतासर होती है। तो होना तो ये चाहिए, पाकिस्तान में होता नहीं है, उसको इस वजह से उसको रिज़ाइन देना चाहिए वॉलंटरली। और बाकी अब ये है कि कोई भी अदालत में जा सकता है, कोई भी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में भी जा सकता है, पाकिस्तान का कोई भी शहरी या जो भी उसका मैकेनिज़्म है। वकील साहब हमारे बड़े हमारे सीनियर तरीन और आइकॉन हैं वकालत के, ये बेहतर बता सकते हैं यासीन आज़ाद साहब। आप तो मानते ही ना नेब चेयरमैन को मानते हैं, ना नेब को मानते हैं, कहते हैं कि काला कानून है, परवेज मुशर्रफ का कानून है। लेकिन अभी आप थोड़े से सॉफ्ट हुए हैं। कोई रिलीफ की तलाश है, कोई NRO की तलाश है। जरदारी साहब इस कोशिश में हैं, पीपल्स पार्टी कहीं ना कहीं कोई अंडरस्टैंडिंग पैदा करना चाहती है। आपका तो मौकिफ था, इमरान खान उसको इस्तेमाल करते हैं, इसको इस्तेमाल करते थे, इमरान खान इसके पीछे थे। आज कहते हैं इमरान खान ही उसको ब्लैकमेल कर रहे हैं। देखें, 2-3 बातें कि नेब के लिए हम जो है चाह रहे थे कि इसमें अमेंडमेंट हो, और आज़ाद साहब को पता है कि जब हमारी हुकूमत थी तो हम चीज़ें लेकर आए थे, पर नून वालों ने उस वक्त एग्री नहीं किया था। जब नून को चांस मिला उन्होंने भी नहीं किया। ये अनफॉर्चुनेट है हम दोनों पार्टीज़ के लिए, और ये गले में आ गई ये बात। अब इमरान, दोनों की नाकामी हमारी अनफॉर्चुनेट, मैं लफ्ज़ कहूँगा, नाकामी नहीं, अनफॉर्चुनेट। बाकी जहाँ तक ताल्लुक़ है कि ये जो इमरान खान जो है, क्योंकि जो चैनल का मालिक है वो इमरान खान का स्पेशल असिस्टेंट है, और ये सवाल ही पैदा नहीं होता है कि ये लीकेज गवर्नमेंट ने कराई हो। ये बात सही है, क्योंकि इमरान खान का भी केस था हेलीकॉप्टर का, उसके बाद जो है दूसरा परवेज़ खट्टक का भी केस है, जो उसने इंटरव्यू में कहा था कि ये फलाने इन्वॉल्व हो सकते हैं। तो इन्होंने जो है मेरे ख्याल से एंग्जाइटी में आकर अपने उसको का
जो उसके स्पेशल असिस्टेंट है, किसी चैनल के मालिक हैं, उनको कहा कि ये चीज़ रिलीज़ करें। डेफिनेटली गवर्नमेंट के बगैर रिलीज़ नहीं हुई होगी। यानी कि करेंगे अब साजिश वहीं से हुई है। अब इस सिलसिले में मेरी हम्बल और जो एक नाचीज़ मेरी एक राय ये है कि पार्लियामेंट सुप्रीम है, पार्लियामेंट में इस चीज़ को डिस्कस होना चाहिए, पार्लियामेंट में कमेटी बननी चाहिए। लेट द पार्लियामेंट डिसाइड। सर, आप क्या कहेंगे चेयरमैन नेब के हवाले से? पीपल्स पार्टी पहले कहती थी कि चेयरमैन नेब के पीछे इमरान खान है, आज ये कहें कि वहीं से साजिश हुई। नेब चेयरमैन को रहना चाहिए अखलाकी तौर, या जाती फैल करके छोड़ा जाए, चलो आगे जाओ मिट्टी पाओ जी? देखें, मेरा ज़ाती मौक़िफ़ ये है शुरू से कि पाकिस्तान पीपल पार्टी हो या मुस्लिम लीग नून हो, ये दोनों हालात के ज़िम्मेदार हैं मेरे नज़दीक। क्योंकि नैब का जो कानून है 99 में जब आया तो वो एक डिक्टेटर का बनाया हुआ कानून था। हमारी इन दोनों पॉलिटिकल पार्टीज़ इक़्तिदार में आई, हुकूमत में आई। ये दोनों जमातें इस पोजीशन में थी कि नेब के उस ब्लैक लॉ को अमेंड करते सूटेबली, जो इन दोनों ने नहीं किया। तो मैं ये समझता हूँ कि आज जो कुछ इन दोनों के साथ हो रहा है, मैं एक पार्टी के अंदर रहते हुए ये बात करता हूँ कि जो कुछ हो रहा है वो उस हिसाब से ठीक हो रहा है। सिंपल क्वेश्चन ये है कि जब आप ये जानते हैं कि वो एक डिक्टेटर का बनाया हुआ कानून था और ये दोनों जमातें इक़्तिदार में आई, तो इन्होंने अक्सरियती जमात होने के बावजूद उस कानून को तब्दील क्यों नहीं किया? नंबर 1। नंबर 2, नेब के चेयरमैन का जो नॉमिनेशन है उसमें लीडर ऑफ हाउस और लीडर ऑफ अपोजिशन दोनों मिलके उसको अपॉइंट करते हैं। जब वो अपॉइंट हो गया तो इसका मतलब है उस वक्त जो जमात इक़्तिदार में थी या जो जमात अपोजिशन में थी, उन दोनों की मर्ज़ी से चेयरमैन को एक पीरियड के लिए लाया गया। अब उस पीरियड के लिए इसलिए जो लाया जाता है, नेब के चेयरमैन को रिमूव करने के लिए तरीक़ाकार वही है आइन के आर्टिकल 209 में, जो हाई कोर्ट के जज के लिए या सुप्रीम कोर्ट के जज के लिए तरीक़ाकार है। अब उस तरीक़ाकार के मुताबिक अगर वाकई कोई बात है तो फिर ये मामला जुडिशल कमीशन काउंसिल में जाना चाहिए। आर्टिकल 209 के तहत अगर कोई प्रोफेशनल मिसकंडक्ट बनता है या कुछ भी होता है तो आपको लगता है मिसकंडक्ट बन रहा है? आईनी होता है। मैं ये मिसकंडक्ट का जुमला मैं इसलिए इस्तेमाल नहीं करता कि एक खबर लीक हुई है। मैं ये कहता हूँ कि इसकी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होने के बाद अगर ये बात साबित होती है कि ये इन्वॉल्वमेंट 100% सही है, देन दिस मैटर शुड बी फॉरवर्डेड। क्या लीडर ऑफ द अपोजिशन, लीडर ऑफ द हाउस खुद चेंज नहीं कर सकते? नो, लीडर हाउस नहीं कर सकता, अपॉइंटमेंट है उनको हटाने के लिए। लेकिन फरूक नसीम साहब कह रहे हैं कि हो सकता है। बिल्कुल गलत कहते हैं। उसके लिए आर्टिकल 209 की जो रिक्वायरमेंट है वही आपको अडॉप्ट करनी पड़ेंगे। या तो हमारे लिए वो खुद रिज़ाइन कर दें, या वो फिजिकली अनफिट डिक्लेयर कर दिया जाए, या उनके मॉरल की वजह से। यासीन साहब, पीपल्स पार्टी, नून लीग, दोनों पार्टियां हैं, मौकिफ क्लियर नहीं है। एक कहता है इस्तीफा दे, दूसरा कहने जाती। एक बात इमरान खान के हवाले से, वहां भी कोई क्लैरिटी नहीं है कि कोई कमेटी बनना चाहिए, क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना, वहीं से भी कोई नहीं आ रहा। खुद चेयरमैन नेब भी ये नहीं कह रहे कि भले इसके ऊपर इंक्वायरी होनी चाहिए, मैं क्लीन होकर आ जाऊं, कहीं से ये आवाज नहीं आ रही। क्या सबब है? मेरे ख्याल में यूं लगता है कि इस वक्त ये तीनों की तीनों जमातें जो एक हुकूमत में है और दो अपोजिशन में हैं, तीनों ही नेब के डर की वजह से जो है ना अपने आप को बैलेंस करने की कोशिश कर रही हैं। होना ये चाहिए कि इस वक्त इस मामले का अगर कोई मामला आया है तो पार्टियों को एक वाज़ेह मौक़िफ़ इख्तियार करना चाहिए कि भाई हमारा स्टैंड इस मामले में ये है। गोल महल स्टैंड का जो मौक़िफ़ है, चाहे मेरी जमात का है या इनकी जमात का है या जो हुकूमत में है, मैं नहीं समझता कि ये कोई मुनासिब है। एज अ सीनियर वकील की तौर पर आपने हर दौर देखा है, क्या होना चाहिए, क्या स्टैंड लेना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या होना चाहिए? मेरे नज़दीक इसका बेहतरीन तरीका यह है कि पहले इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, इसके बैकग्राउंड में जाना चाहिए कि इसका बैकग्राउंड क्या है, ये ख़बर किस तरह से लीक हुई है, कौन लोग इन्वॉल्व हैं, और पहले इस बात का तयन किया जाना चाहिए कि नेब के चेयरमैन के मतलब ये जो चीज़ें सामने आई हैं इसमें कौन लोग इन्वॉल्व हैं जिन्होंने इस मामले को आगे बढ़ाया। आप भी कहेंगे साजिश हो रही है? नहीं, मैं साजिश की बात नहीं करता, मैं एक बात करता हूँ कि मुमकिन है कोई ना कोई फैक्ट हो, लेकिन इसकी इन्वेस्टिगेशन किए बगैर किसी को मोर्द इल्ज़ाम ठहराना कानून के मुताबिक गलत है।
मैं आज भी कहता हूँ कि कम्प्लीटली इन्वेस्टिगेशन करें, जिस तरह खाकान अब्बासी साहब ने कहा, चाहे पार्लियामेंट की कोई कमेटी बना लें। अल्टीमेटली मुझे उसका भी कोई रिज़ल्ट नज़र नहीं आ रहा। कमेटियाँ आज दिन तक पार्लियामेंट की जितनी भी बनी हैं उनका रिज़ल्ट मैंने आज दिन तक कोई नहीं देखा। आपने देखा होगा इलेक्शन के हवाले से भी पार्लियामेंट की कमेटी बनी है, आज दिन तक एक भी इजलास उसका नहीं हुआ। तो ये तमाम चीज़ें ऐसी हैं जिनके मतलब मैं ये एक बात कहता हूँ कि ये बात सही है कि नेब के चेयरमैन जिस अंदाज में कार्रवाई कर रहे हैं, बहुत सारे लोग एग्रीव्ड हैं, और जो लोग एग्रीव्ड हैं अगर वो किसी किस्म की कोई भी वारदात करते हैं तो मैं इसीलिए कहता हूँ कि उसकी इन्वेस्टिगेशन करके उसका तयन हो जाना चाहिए। ये पता ज़रूर चलना चाहिए कि इस फिल्म को रिलीज़ करना है। इंडिविजुअल एक्ट का बहुत सारे लोग बहुत सारी चीज़ों में इन्वॉल्व होते हैं, खबर लीक नहीं होती। यहाँ खबर को लीक किया गया और वो लीक किया गया उस ऑफिस के अंदर जहाँ नेब के चेयरमैन बैठे हुए हैं। तो आखिर वहाँ ये फ़िल्म बनाना और ये तमाम कार्रवाई करने वाले कौन लोग हैं, इसका बैकग्राउंड कौन है? जैसे कि बाद लोग ये सर मैं यहाँ रोकूंगा। मारिया मेमन साहिबा सीनियर एंकर पर्सन है, सीनियर जर्नलिस्ट है। मैं आपको वेलकम करता हूँ मैडम अपने शो में। बहुत शुक्रिया। हाँ, मेरे साथ बैठे हुए हैं एडवोकेट यासीन आज़ाद साहब और दूसरे डॉक्टर करीम ख्वाजा साहब हैं, वो भी आपको सलाम कर रहे हैं। जी, यासीन आज़ाद साहब ने एक बड़ी अच्छी बात की है मारिया साहिबा। उन्होंने कहा है कि तीनों डरे हुए हैं, पीपल्स पार्टी भी डरी हुई है, नून लीग भी डरी हुई है, तहरीक इंसाफ भी डरी हुई। इसीलिए नेब के हवाले से उनका मौकिफ एक नहीं है, क्लियर नहीं है, फर्क नजर आया। आप क्या कहेंगी? बड़ी दिलचस्प बात है बिकॉज जब से चेयरमैन नैब साहब का इंटरव्यू आया और उसके बाद वो मुबैना वीडियो आई है, जो रद्द-ए-अमल है तीनों जमातों का, वो बड़ा फैसिनेटिंग है। चले ऑपोजिशन जो है इस पर सियासत करेगी और करना भी उसका हक है, लेकिन जो हुकूमती रद्द-ए-अमल है ये मेरी समझ से बाहर है। बिकॉज गवर्नमेंट को वो सूट करता है कि बड़ी से पहले इंक्वायरी कराई, जो उंगलियां उठती हैं उन्हीं की कैंप की तरफ। ताहिर खान साहब बड़े क्लोज हैं, पेंट हाउस में उनका ऑफिस है और उनके चैनल की वसातत से ये वीडियो आती है, तो ये तहरीक इंसाफ के अपने बेनिफिट में है कि इसको जल्दी से इंक्वायरी करें और बताएं कि जी हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो जितना वो इंक्वायरी को डिले कर रहे हैं तो जो शक और जो शुबे हैं वो बढ़ते जा रहे हैं कि जी क्या वजह है। और ऑफ कोर्स हम सब जानते हैं कि गवर्नमेंट में भी कुछ गुजरा ऐसे हैं, कुछ सीनियर ब्यूरोक्रेट्स ऐसे हैं जिनके रेफरेंसेस मुस्तकबिल करीब में फाइल होने वाले हैं और वो भी उसी वजीर आजम हाउस में बैठते हैं। तो कहीं ये ताने बाने उस वजीर आजम हाउस से तो ना मिलते हैं, क्योंकि खान साहब के कुछ ना भी गवर्नमेंट हो रहे हैं कि अपने ही एहसास के झंडे को सबटाज करेंगे, तो ये लम्हा फिक्रिया है उनके लिए भी बहुत सही मैडम। हाँ, एक और चीज भी मुझे लग रहा है, आपने साजिश की बात की है, साजिश हुई है, आपको भी यही लग रहा है कि साजिश हुई है? मैंने ये सवाल एक्चुअली पूछा था हुकूमती तर्जुमानों से, तो उन्होंने कहा जी हम इतने भी मासूम नहीं है, इतने भी बोले नहीं कि कोई आकर हमारे खिलाफ साजिश कर जाएगा और हम पकड़ नहीं पाएंगे। तो वो तो नहीं समझते कि ये साजिश है। बहरहाल इस बात की बड़ी स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी ये है कि हो सकता है कि तहरीक इंसाफ के अंदर भी मौजूद लोगों को ये बात पसंद ना आ रही हो, क्योंकि अब अगर चेयरमैन नैब को जाना पड़ जाए तो कोई नया रेफरेंस फाइल नहीं हो पाएगा। ये सब महसूस करता है उन लोगों को जो इस वक्त हुकूमती कैंप में बैठे हुए हैं, जो टोटली इन्वेस्टिगेशन है उसके अंदर सब रेफरेंसेस फाइल नहीं हो पाएंगे। ये सूट करता है ऑपोजिशन को, तो इसीलिए पीपल्स पार्टी का बड़ा मुहतात रवैया है इसके ऊपर। PMLN इज इन टोटल केओस बिकॉज वहाँ पर दो कैंप हैं, पहले नवाज साहिबा का, शहबाज शरीफ साहब का भी, तो उनके दरमियान के डिफरेंसेस भी इस मौके पर खुलकर सामने आ गए हैं। तो क्लैरिटी इस वक्त कहीं भी नहीं है कि इस इशू को डील कैसे किया जाए। मैडम, क्रेडिबिलिटी कहां देख रही हैं चेयरमैन नेब की इस टाइम, इस वीडियो के बाद, ऑडियो के बाद, इंटरव्यू के बाद, क्रेडिबिलिटी कहां देख रही हैं? किसकी सपोर्ट है आज चेयरमैन नेब को? पार्टियों की नहीं है तो? टू बी वेरी ऑनेस्ट कि इतनी ज्यादा कंट्रोवर्सी बनने के बाद चेयरमैन नैब साहब को खुद ही स्टेप डाउन करना चाहिए, और इसमें मैं किसी और को दोष नहीं दूंगी, उनको खुद ही इसलिए दूंगी बिकॉज ये किसी सहाफी को बुलाकर उनसे मिलकर उनको ये तमाम बातें बताना, फिर इजाजत देना कि वो उसको छाप दें और कॉलम की सूरत में रख लें, तो एक तरह से वो खुद अपने आप को पॉलिटिकली एक्सपोज कर रहे थे। बड़े सीनियर आदमी हैं, बड़े उन्होंने शेबो पराज देखे हैं, बड़े मंजे हुए एक वो कानूनदान है। अगर वो ये सब कुछ फोर्सी नहीं कर पाए, जो कि मेरा ख्याल है उनको कर लेना चाहिए था, तो ये बड़ी स्ट्रेंज बात होगी। जो दूसरी और वीडियो वाली बात अगर हम कहें तो लोग से कह रहे हैं कि ये जाती मामला है एक के दरमियान, ये सब तक तो मैं एग्री करती हूँ कि जाती मामला हो सकता है, लेकिन अभी देखना ये होगा कि क्या किसी केस पे
असरअंदाज हुए हैं अपनी कुर्सी का इस्तेमाल करते हुए, जिसमें वो खातून या उनकी शौहर इन्वॉल्व हैं, तो फिर यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट तो आएगा ही आएगा। सो लेट्स सी कि आगे इसको किस मामले को कैसे डील करते हैं, लेकिन अभी कंट्रोवर्सी कहीं बढ़ती हुई मुझे दिखाई नहीं दे रही। खामोशी टूटेगी, पार्टियों में भी खामोशी है, चेयरमैन नेब की तरफ भी खामोशी है, हर तरफ खामोशी है, कोई डिमांड नहीं करा के इंक्वायरी होनी चाहिए, बैठना चाहिए, फर्क नजर आ रहा है, हर कोई खामोश होकर बैठा। ये खामोशी टूटेगी? देखते हैं, इसमें अपोजिशन जो है वो कह रही है कि हम मामला लेकर जाएंगे, लेकिन अभी देखना है कि उनकी अपनी सफाई कितना है। मैंने पूछा था कि क्या पीपल्स पार्टी को आप इसमें एतमाद मिले, ये पीएमएल वालों से, तो उन्होंने कहा कि हो सकता है, पीपल्स पार्टी वाले कह रहे हैं हमसे बात की जाए तो हम इसके बारे में सोच सकते हैं, लेकिन वाकई मोहतात बहुत हैं दोनों तरफ से, स्टेटमेंट्स में भी और दूसरे मामलात में भी। सो अगर तो अपोजिशन ने सही तरीके से इस मामले को डील ना किया तो मेरा ख्याल है हुकूमत इस क्राइसिस से भी गुजर जाएगी और चेयरमैन नैब साहब भी सर्वाइव कर जाएंगे। मैडम, एक दो चीजें और बड़ी इंपॉर्टेंट। इमरान खान साहब कह रहे हैं कि 2 महीने के अंदर मुश्किल हालात खत्म होने वाले हैं, और वजीर मशीर खजाना कह रहे हैं कि 1 साल लग सकता है, 8 महीने लग सकते हैं। क्या आप बेहतरी देख रही हैं? कोई बेहतरी आएगी मुल्क में? कोई सिमत होगी ना? तो उसके अवाम को इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए है कि हमारे वज़ीर आज़म ने जो बात कही है तो उसका मतलब है कि ये टाइम लाइन पे ही हमें डिलीवर करेंगे। अनफॉर्चुनेटली ट्रैक रिकॉर्ड अभी तक खान साहब का ऐसा है नहीं। पहले हमें उन्होंने 90 दिन दिए, फिर बताया कि 90 दिन में क्यों नहीं हो पाया, फिर उन्होंने हमें मजीद कहा कि हमें वक्त दें, इनको और वक्त दिया गया, एक इकोनॉमिक टीम बनाई, कहा कि ये मामला को दुरुस्त करेगी, उसकी नहीं है करे कि जो खान साहब कह रहे हैं कि 2 महीने बाद मुल्क के हालात बेहतर हो जाएंगे, मुश्किल वक्त है। मैं चाहती हूँ कि मेरी दुआ है कि जो खान साहब कह रहे हैं बिल्कुल वैसा डिलीवर भी करें और ऐसा ही हो। सो मैं ऑप्टिमिस्ट जरूर हूँ, लेकिन मैं जिसे कहते हैं बहुत थ्रिल्ड नहीं हूँ स्टेटमेंट से। आप ट्रैक रिकॉर्ड गवर्नमेंट का अगर देखें तो उन्होंने जितनी भी बातें की हैं, सब बातों पे उन्होंने यू टर्न। ईद के बाद आप क्या देख रही हैं? कोई वाकई तहरीक चलने वाली है या सिर्फ ये धमकी थी? नहीं, ऑपोजिशन बिल्कुल भी इस पोजीशन में नहीं है कि वो तहरीक चला सके, और टू बी वेरी ऑनेस्ट वो सब अपने अपने रिलीफ के लिए जरूर गवर्नमेंट पे प्रेशर डाल रहे हैं। कोई ऑर्गेनाइज्ड तहरीक देखिए ना, अभी आप देखिए जो पिछले हफ्ते अफ्तारी हुई है उसके बाद ही तय हुआ कि हम मिलेंगे, इसके बाद एक APC होगी, फिर उसके एलामिया में हम बाकी चीजें तय करेंगे। अब इसको लीड कौन करेगा, कौन इसमें एजेंडा क्या है, स्लोगन क्या है, ये क्लैरिटी तो मुझे नहीं दिखाई दे रही। तो ऑपोजिशन तो मुझे किसी भी पोजीशन में नहीं लगती, इसको सबसे बड़ा चैलेंज इस पर गवर्नमेंट खुद ही है। बड़ी मेहरबानी, आपने मारिया मेमन साहिबा, सीनियर इनकम पर्सन, सीनियर जर्नलिस्ट, मेरे साथ टेलीफोन लाइन थी। ब्रेक का टाइम हुआ, ब्रेक के बाद डॉक्टर साहब के पास आऊंगा। तीनों जमातें डरी हुई हैं, इस पे भी करेंगे। आज शुमाली वजीरिस्तान में जो है उसको भी डिस्कस करेंगे और थोड़ा सा मोदी को भी डिस्कस करेंगे, उसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा यहाँ इस रीजन में। ब्रेक के बाद आता हूं। वेलकम बैक सर। पीपल्स पार्टी नून लीग, जिस तरह आजाद साहब ने कहा, PTI ये डरे हुए हैं, इसी वजह से खामोश हैं। ये खामोशी डर की खामोशी है। डर वाली बात हमने नहीं की है। जरदारी साहब की भी स्टेटमेंट आई है और बिलावल साहब की, जिसमें उन्होंने फरमाया है कि जो इंटरव्यू इन्होंने दिया था उससे हमें कंसर्न है। और बाकी ये कि पार्लियामेंट का सेशन आने वाला है, उसमें ये डिस्कस हो डरने की क्या बात है। केसेस तो चल रहे हैं। जरदारी साहब 15-20 जेल में जाने वाले हैं जरदारी साहब। अनकरी मियां साहब भी जेल में, वो भी जेल में जाने वाले हैं। जेल वेल का मेरे ख्याल से जरदारी साहब को बहुत एक्सपीरियंस। जिस तरह उस इंटरव्यू में लिखा होता है, अगर जमानतें मनसूख हुई, खत्म हुई तो जरदारी साहब जेल में। अब देखें, वो अदालतें करने वाली है, वो नैब नहीं करेगी। अदालतों ने उनको जमानतें दी हैं और उस पर हमें डर तो है आपकी पार्टी को। हर वक्त, हर जलसे में, हर जुलूस के अंदर जिस तरह भी नेब का जिक्र किया जाता है कि नेब हमें एक तो विक्टिमाइज कर रहा है। सर डर किस तरह नहीं है? आपके लोग, आधी पार्टी तो जो है ना आपकी, या तो जमानतों पे या तो केसेस के अंदर है। नेब जो बनाई गई कि पार्टीज को तोड़ा जाए, फिर आपने खत्म क्यों नहीं की दोनों पार्टियों ने? दैट इज अनफॉर्चुनेट, दैट इज अनफॉर्चुनेट। हमने कोशिश की, नून ने सपोर्ट नहीं की, नून को मौका मिला, उन्होंने कुछ नहीं किया। और ये केसेस नून लीग की तरफ से ही बने हुए हैं? ये तो पुरानी बातें हैं। उसके बाद जो है अपना जब चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के बाद बहुत सी चीज़ें फैसला हुआ था, उस पर कुछ अमल दरामद हुआ, कुछ नहीं। अभी तो
पीपल्स पार्टी भी कह रही है और नून लीग भी कह रही है कि उसको आगे बढ़ाया जाए। ठीक है सर, शुमाली वजीरिस्तान में आज एक वाकया हुआ है, DGSPR में खुल के बात की, ये हमला था, जवानों के ऊपर हमला किया है, चेक पोस्ट के ऊपर हमला किया, 2 MNAs हैं सर, वो असेंबली का क्या होना चाहिए इसके ऊपर? सबसे पहली बात यह है कि मैं ये कहता हूँ कि मैं हर पाकिस्तानी जो है मुहब्ब वतन है, और किसी पाकिस्तानी को किसी इदारे से मुहब्ब वतन होने का सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है। हमारे मुल्क की बदकिस्मती यह है कि हम कोशिश ये करते हैं कि इदारे ये समझते हैं कि सिर्फ वही मुहब्ब वतन हैं और ये लोग जो है मुहब्ब वतन नहीं हैं। अगर किसी किस्म का कोई तंजीम कोई बनी है या कोई उसकी एक्टिविटीज़ ऐसी हैं, तो मैं ये कहता हूँ कि बजाय उनके ख़िलाफ़ हार्ड स्टेप लेने से पहले क्या ये मुमकिन नहीं है कि उनके साथ बैठ के बातचीत की जाए, उनसे पूछा जाए कि उनके क्या मसाइल क्या हैं, किन हालात की वजह से ये बात करते हैं। DIGSPR ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उन्होंने पूरे उस का जो PTM या क्या जो है उसके मतलब बात की, और इस अंदाज में बात की कि बस स्टेट हम हैं और जो चाहें हम कर सकते हैं, लेकिन बाद में चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ सर अगर हमला किया तो क्या करें? रिटालिएट तो करेंगे, जवाब तो देंगे नहीं। बाद में चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का जो स्टेटमेंट था, पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात उन्होंने कहा, मैंने कहा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने कहा कि नहीं, हमें बातचीत करनी चाहिए, सारे लोग खराब नहीं हैं। तो उन्होंने मामले को किसी हद तक कंट्रोल करने की कोशिश की। अब सिंपल क्वेश्चन ये है कि ये जो हालात हैं जिनके मतलब आज जिस तरह अटैक है क्या नहीं है, वो कहते हैं जी, बाद लोग कहते हैं कि दहशतगर्दों को छुड़ाने के लिए। सवाल ये पैदा होता है कि वो तंजीम जिसके मतलब हमारी अफवाज पाकिस्तान को शिकायत हैं, आखिर बैठ के उनसे ये बात क्यों नहीं करते, क्या उनका प्रॉब्लम क्या है, क्यों वो इस टाइप के एक्शन कर रहे हैं। सवाल ये पैदा होता है कि ताकत का इस्तेमाल जो है मेरे नज़दीक मसले का हल नहीं है। जिस तरह आपने खुद कहा, मेरे नज़दीक टेबल टॉक के ज़रिए मसाइल को बड़े आराम से हल किया जाता है। ताकत के बलबूते पर आप आर्जी तौर पर उन चीज़ों को दबा तो सकते हैं, ख़त्म नहीं कर सकते। ख़त्म कैसे कर सकते हैं? ख़त्म बातचीत के ज़रिए ही हो सकता है। सर बातचीत हल है, बैठना चाहिए टेबल पे। तशद्दुद की आप भी बात नहीं करते, लेकिन एक अटैक हो, हमला हो, सब कुछ हो, टारगेट किया जाए, फिर तो जवाब तो दिया जा सकता है ना सर। देखें, पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ है कि इनको इंगेज किया जाए, जो PTM को है। दूसरी बात है कि ये वहाँ की पॉपुलर मूवमेंट है, नौजवान जो है पश्तून है वो धड़ाधड़ इस मूवमेंट में आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा पॉपुलर मूवमेंट है, उसको सप्रेस नहीं किया जा सकता है। आज की जो बात है उसके लिए तहकीकात होनी चाहिए कि आया अटैक है या नहीं है, क्योंकि 2 MNAs हैं। एक MNA इस वक्त गायब है, गिरफ्तार एक गिरफ्तार है, जो आज एक फरार है। प्लीज़ एक मिनट मेरी बात सुने। फरार है या नहीं है, फरार का लफ्ज़ किसी MNA के लिए सूट नहीं करता है। वो कोई चोर डाकू नहीं है, MNA है, उसको कोई उसको अरेस्ट भी कोई भी नहीं कर सकता है। MNA को स्पीकर से पूछ के, स्पीकर की परमिशन के बगैर। नंबर 1 बात। नंबर 2 बात कि आज लाहौर से एक प्रेस रिलीज़ भी निकली है, वहाँ के पंजाब के जो लेफ़्ट फ्रंट के लोगों ने, इनफैक्ट पाकिस्तान के लेफ़्ट फ्रंट के लोगों ने, जिन्होंने कहा है कि इस पर तहकीकात होनी चाहिए और इनको रिलीज़ करना चाहिए। हम ये समझते हैं दोनों MNAs हैं, उनका इश्तिहाक है, उनको अरेस्ट नहीं किया जा सकता है, और एक गायब है, कहाँ है, उसकी जान की ख्याल करना चाहिए, क्योंकि इसी तरह की बेवकूफ़ी वाली हरकत बलूचिस्तान में हुई, और आज बलूचिस्तान में जो कुछ हो रहा है उसका ज़िम्मेदार कौन है? परवेज़ मुशर्रफ के दौर में जिस तरह अकबर बुगटी को शहीद किया गया। तो ऐसी बात नहीं करें, क्योंकि फिर हालात इन लोगों के हाथ से निकल। सर ऑप्शन क्या है अगर स्टेट के साथ कोई लड़े? ऑप्शन क्या है आपके पास? देखिए, ये उनका पॉइंट ऑफ व्यू है। बिलावल साहब ने भी आज क्या, अगर रिट चैलेंज करे रियासत की। मेरी बात सुने, MNAs इस तरह नहीं करेंगे, ठीक है? और बिलावल साहब ने भी ये कहा है कि हम मालूमात करेंगे क्या है क्या नहीं है। जब आज सोशल मीडिया और प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया, बाकी तो मीडिया पर कंट्रोल है जिन लोगों का, मगर जो बातें जिस तरह आ रही हैं सोशल मीडिया पर या इंटरनेशनल मीडिया पर, तो मालूम करना चाहिए क्या बात है। बाकी वो पश्तूनों की जो है पॉपुलर मूवमेंट है, उसको सप्रेस नहीं किया जा सकता है, और उसका असरात जो है पाकिस्तान पर बहुत ज़्यादा ख़राब हो। सर, मोदी के जीतने के बाद जो मुस्लिम दुश्मनी उसका नैरेटिव था, यानी कि तशद्दुद, और जो सख्त उसकी ज़बान थी, बड़ी मेजॉरिटी के साथ जीत के आए। पाकिस्तान के साथ बैठेंगे, बात करेंगे, कुछ है?
सर, आपके सवाल का जवाब देने से पहले मैं एक जुमले का जवाब देना मुनासिब समझता हूँ। जो आप कहते हैं कि गवर्नमेंट की रिट कायम करने के लिए स्टेट के पास ऑप्शन क्या है, क्या हम ये बात भूल गए कि आज की जो सियासी जमात जो इक़्तिदार में है उसने भी गवर्नमेंट की रिट को चैलेंज किया हुआ था। दस्तूर पाकिस्तान 126 दिन तक पूरे पाकिस्तान को हाईजैक किया हुआ था और बाकायदा पीटीवी और तमाम दुनिया पर हमला किया गया। तो वो भी गवर्नमेंट की रिट को चैलेंज किया गया था। उस वक्त इदारे कहाँ थे, उन्होंने कार्रवाई क्यों नहीं की? कार्रवाई करनी चाहिए थी। जब आप ये कहते हैं कि ये लोग हुकूमत की रिट को चैलेंज कर रहे हैं और इनको कंट्रोल किया जाना चाहिए, तो उस वक्त 126 दिन तक जो गवर्नमेंट की रिट को चैलेंज किया गया था, आपने उस वक्त क्यों नहीं किया? तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं, इदारे फैसले खुद करते हैं कि कहाँ हमने ताकत, असेंबली को फैसले करने चाहिए सर, हाँ, पार्लियामेंट को करने, ये काम पार्लियामेंट का है, पार्लियामेंट का है। पर मैं आज भी ये कहता हूँ कि जो फ़ौज पाकिस्तान का स्पोक्समैन आता है और वो कहता है, वो बजाय खुद आने के, चूँकि आइन हमारा आपको इस बात की इजाज़त नहीं देता, उसको खुद आने के बजाय आप डिफेंस सेक्रेटरी को अपना कंसर्न शो करें कि हमारा ये कंसर्न है। डिफेंस सेक्रेटरी आए, प्रेस कॉन्फ्रेंस करे, डिफेंस मिनिस्टर करे। ये विद इन स्टेट जो बनी हुई है, ये बात मेरी समझ में नहीं आ रही आज दिन तक। तो मैं इसके बिल्कुल टोटली खिलाफ हूँ। अब आपके सवाल के जवाब की तरफ मैं आता हूँ। क्या होगा इस रीजन के अंदर? मैं आपकी इतनी बड़ी अक्सर किस तरह सर? देखें, वहाँ लिबरल प्रोग्रेसिव पार्टी भी थी, कांग्रेस भी थी, क्यों नहीं वोट पड़ा? सर 2012 में मैं जब सुप्रीम कोर्ट बार का प्रेसिडेंट था, मैं 206 आदमियों का डेलीगेशन लेके इंडिया गया था। मैंने वहाँ भी जाके ये बात कही थी और आज भी ये बात कहता हूँ कि इंडिया और पाकिस्तान के तल्लुकात उस वक्त तक बेहतर नहीं हो सकते जब तक मसला कश्मीर का कोई हल नहीं निकलता। मसला कश्मीर के अलावा पानी का मसला भी अपनी जगह पे है, वो भी एक डिस्प्यूटेड इशू है इन बिटवीन दीज टू कंट्रीज़। अच्छा, अब जो पहली हुकूमत थी, जब उन्होंने कोई बातचीत इंडिया के, एक ज़माना आपको याद होगा कि नवाज शरीफ के पहले दौरे हुकूमत में वाजपेयी लाहौर आया और उसके बाद हमने जो कुछ किया वो आपके सामने है। कारगिल इशू ओपन, ये लंबी डिबेट है जिसके लिए बहुत बड़ा वक्त चाहिए, लेकिन उस वक्त वाजपेयी के जो कश्मीर इशू पे नज़दीक आने का जो तरीक़ाकार था, उसको हमारे बाद लोगों ने सबोटाज किया और उस प्रोग्राम को ठप कर दिया। आज भी इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान तल्लुकात उस वक्त तक बेहतर नहीं हो सकते जब तक मसला कश्मीर का कोई हल नहीं निकालते। जब तक ये इशू है, उस वक्त इंडिया और पाकिस्तान के तल्लुकात बेहतर नहीं हो सकते। मोदी का जो कंसेप्ट है वो आपके सामने है। पहले उसकी ताकत पार्लियामेंट के अंदर इतनी ज़्यादा नहीं थी, जो अब वो ताकत लेके आया, वो अपनी एक सिंगल जमात की हुकूमत बनाने के पोजीशन में आ गया, मजबूत होके आया। और मोदी ने जो नारा लगाया वो दुनिया को ये मैसेज दे रहा है कि इंडिया इस वक्त एक बहुत बड़ी ताकत है और उस बड़ी ताकत से कोई आदमी टकराने की पोजीशन में नहीं है। अब इन हालात में जो सूरत हाल हमारी है, हमने हमेशा कंप्रोमाइज़ की बात की, इंडिया ने कभी भी कंप्रोमाइज़ की बात नहीं की। इंडिया ने हमेशा हरदर्मी की बात की। और आपने यानी हमारे मुल्क की बदकिस्मती देखें कि हमारे प्राइम मिनिस्टर ने टेलीफोन पे कई इस पीरियड के दौरान आप इंडिया के प्राइम मिनिस्टर से बातचीत करने की कोशिश की और इंडिया के प्राइम मिनिस्टर ने आपके प्राइम मिनिस्टर से टेलीफोन पे बात करना मुनासिब नहीं समझा। आप लचक दिखाएंगे अगर हर बात में बराबरी की सतह पे बातचीत नहीं करेंगे तो उस वक्त तक हालात बेहतर नहीं हो सकते। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जब तक मेन इशू की तरफ आप दोनों ममालिक नहीं जाते, मेरा मौक़िफ़ ये था, मैंने 23 मार्च को दिल्ली में एक प्रोग्राम के अंदर स्पीच करते हुए ये बात कही थी कि इंडिया और पाकिस्तान के लोग शायद ये चाहते हैं कि इस मसले का कोई हल निकले, लेकिन ना इंडिया की एस्टेब्लिशमेंट चाहती है ना हमारी एस्टेब्लिशमेंट चाहती है कि कश्मीर इशू का कोई मामला हल हो। मेरा आज भी मौक़िफ़ यह है कि मसला कश्मीर हल होने के बाद जितना हम अपने डिफेंस पे हम खर्च करते हैं या इंडिया खर्च करता है, वो डिफेंस पे खर्च होने वाली रकम अगर आप अपने ममालिक में गुर्बत को दूर करने के लिए खर्च कर रहे हैं तो गुर्बत को दूर किया जा सकता है। सर, तो जिन हालात की तरफ आप निशानदेही कर रहे हैं, मैं बिल्कुल ही एक बात वाज़ेह तौर पे कह देना चाहता हूँ कि जब तक बर्निंग इशू अपनी जगह मौजूद है, कश्मीर का इशू मौजूद है, उस वक्त कोई आदमी अगर ये कहे कि इंडिया और पाकिस्तान के तल्लुकात बेहतर हो सकते हैं तो मैं नहीं मानता। तल्लुकात पहले से ख़राब हो सकते हैं। आप जब कोई पॉलिटिकल पार्टी मुज़ाकरात की टेबल
मुल्क के नज़दीक आने शुरू कर देती है तो आप नारा लगाना शुरू कर देते हैं फ़लाँ का यार गद्दार है। तो आपके प्राइम मिनिस्टर ने इन दिनों में ये कहा कि मैं चाहता हूँ कि मोदी की हुकूमत पार्टी जीत जाए, तो क्या ये गद्दारी नहीं है कि आपके प्राइम मिनिस्टर ने ईरान के अंदर जाकर ये बात कही कि पाकिस्तान की सरजमीन ईरान के खिलाफ इस्तेमाल हुई, क्या ये गद्दारी नहीं है? तो मैं ये समझता हूँ कि हमारी जो कोई फॉरेन पॉलिसी है ही नहीं है। हमने आज दिन तक 70 सालों में जो फॉरेन पॉलिसी की राइट डायरेक्शन होती हैं उसका तयन किया ही नहीं। तो जिस मुल्क की फॉरेन पॉलिसी ना हो उसने अपनी राइट डायरेक्शन में अपने मुल्क की फॉरेन पॉलिसी को न डाला हो, वो मैं उनसे क्या एक्सपेक्ट कर सकता हूँ? ठीक है सर, मैं आपकी तरफ था। डायनेस्टी की पॉलिटिक्स वो नाकाम गई है इंडिया में। कांग्रेस हारती आ रही, वोट नहीं पड़ रहा, मोदी को पड़ रहा है। दुनिया के अंदर जहां भी, ब्राजील, जहां भी इटली, जहां भी देखें, इजराइल में नेतन्याहू जीत गया, अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप जीत गया, यहां राइटिस्ट बैठे हैं, जो कहा जाता है, आपकी पार्टी कहती है, और सख्त मौकिफ है। और आपको क्या लग रहा है कि शिफ्ट ये क्यों है? देखिए, वर्ल्ड में की पॉलिटिक्स में स्विंग्स आते हैं। कभी तो लेफ़्ट की पार्टी सारी दुनिया में आ रही होती हैं, कभी राइट की पार्टी आती है। राइट की पार्टी उस वक्त आती है जब इकोनॉमिकल क्राइसिस और वो एक नफ़रत की सियासत को जन्म देती है। अब हिंदुस्तान में कांग्रेस जो है 130-140 साल पुरानी है, 1890 में बनी है, और वो डायनेस्टी के तौर पर नहीं बनी थी, लोगों ने बनाई थी। डायनेस्टी पर इन्होंने इंदिरा के बाद आकर कब्ज़ा किया। अब इनका जो जिस तरह के रिजल्ट्स राहुल दे रहा है उसमें इनको, राहुल वालों को, कांग्रेस को ही फैसला करना है कि उनको अब डंप करना पड़ेगा सारी फैमिली को, और कांग्रेस में अच्छे लोग हैं उनको लाना पड़ेगा। ये फार्मूला पाकिस्तान में भी होना चाहिए। मेरी बात, मैं हिंदुस्तान में बात कर रहा हूँ, ठीक है? अच्छा, दूसरी बात, लेट मी स्पीक ऑन इंडिया। तो सबसे पहले तो जो इलेक्शन रिजल्ट आए हैं उसमें कांग्रेस की नाअहली है, वहाँ की लेफ़्ट की पार्टीज़ की नाअहली है, रीजनल पार्टीज़ की है। सबसे बढ़कर कांग्रेस की है, राहुल की है, जिसने लोगों को इकट्ठा नहीं किया, उन्होंने मोदी का मुकाबला नहीं किया, जिसकी वजह से ये रिज़ल्ट्स आए। जहाँ तक ये जो मोदी के असरात हैं, इनकी अपनी राय है, पर मैं समझता हूँ कि मैं इस राय से डिसएग्री करता हूँ। पाकिस्तान इंडिया को बातचीत करनी चाहिए। कश्मीर का इशू अपनी जगह पर रहेगा, मगर बातचीत होनी चाहिए, उसको एक साइड करके सर। हाँ, ये कंप्रोमाइज नहीं होगा, जिस तरह परवेज मुशर्रफ ने किया था। देखिए, कंप्रोमाइज किया। परवेज मुशर्रफ की मैं बेनज़ीर को कोट करता हूँ। परवेज मुशर्रफ को एक जाबर हुक्मरान हम समझते हैं और यूज़र समझते हैं। बेनज़ीर भुट्टो ने कहा कि यूरोपियन यूनियन की तरह चीज़ होनी चाहिए। सो आई स्टैंड बाय बेनज़ीर भुट्टो। जहाँ तक फ्यूचर में ये क्या होगा, जिस तरह राइट विंग्स, ट्रंप आया है, या एक्सट्रीमिस्ट पार्टीज़ की सपोर्ट से इमरान खान आया है, और वहाँ मोदी आया है। एक यहाँ की सोच है कि अगर पाकिस्तान में अगर कोई इस्टेब्लिशमेंट का आदमी है या इस्टेब्लिशमेंट है और वहाँ एक्सट्रीमिस्ट है, तो इनका इत्तेहाद हो सकता है। एक थ्योरी है, पर वो हमेशा नाकाम रही है, इस वक्त भी नाकाम रहेगी। इनकी जो थ्योरी है कि यहाँ से इस्टेब्लिशमेंट का आदमी, वहाँ का राइट विंग का आदमी इत्तेहाद करेगा, आई डोंट थिंक सो। इंडिया का एक एजेंडा है, वो कांग्रेस हो या बीजेपी हो या कोई और पार्टी हो, वो अपने आप को या रीजनल हेजमनी करना चाहती है, जो कि पीपल्स पार्टी या भुट्टो साहब या एवरी पाकिस्तानी चाहता है कि हेजमनी हिंदुस्तान की हमें कबूल नहीं है। इसके असरात क्या होंगे आपको मैं बताऊं कि हिंदुस्तान के मुसलमानों ने सब ने बीजेपी को वोट दिया है, जो मैंने जो स्टडी की है, और खुसूसन औरतों ने। अब वो क्यों दिया है, दैट आई डोंट नो। एक मुसलमान भी नहीं उसकी पार्टी से जीत के आया, वो दैट इज सम अदर थिंग। मगर सबसे उसके आने से मेरी बात सुनिए, क्या मोदी नेतन्याहू डोनाल्ड ट्रंप की सपोर्ट से नहीं आया? इस रीजन के अंदर उनको चौधराहट चाहिए, पाकिस्तान के खिलाफ और चाइना के खिलाफ, सीपेक के खिलाफ। मेरी ये प्रेडिक्शन है कि हिंदुस्तान पॉलिटिकली बहुत ज्यादा कॉन्शियस है। वहाँ इस वक्त भी कांग्रेस ने 12 करोड़ वोट लिए। सर ये कैसी, ये हिंदुत्व नहीं है, मेरी बात सुनिए, ये हिंदुइज्म नहीं है। क्या लिबरल प्रोग्रेसिव जमात वहां जीत नहीं सकती? एक नेशनलिस्ट यानी कि जो नफरत की सियासत करता है, जो जुल्म की सियासत करेगा, अब तो और जुल्म बढ़ेगा कश्मीर के अंदर। मैं जनरली समझता हूं कि ये जो पार्टीज हैं लेफ्ट की, प्रोग्रेसिव, कांग्रेस, इनको कमिंग 6-8 महीने में मिलकर आना पड़ेगा कि इनकी पॉलिसीज़ को, क्योंकि 200 सीट्स उनकी हैं टोटल मिला पर, और 300 उनकी है, तो इनको मिलकर वहाँ जो है कांग्रेस का, क्योंकि हिंदुस्तान में लेफ़्ट की मूवमेंट्स बहुत ज़्यादा चली है,
तो मैं ये समझता हूँ कि ये मोदी अपनी चीज़ों में कामयाब नहीं होगा, क्योंकि हिंदुस्तान में वायबल ऑपोजिशन भी है, वायबल सर सोसाइटी। कामयाब तो गया, वो इमरान खान से फोन पे बात करने के लिए तैयार नहीं है, वो हमसे बिजनेस क्या करेगा? देखिए, मैं हिंदुस्तान पर इस पर तबसरा कर रहा हूँ। अभी आप देखिए गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट होता है ना सर, रियासत टू रियासत। मुख्तलिफ सवाल कर रहे हैं सर रियासत, सर मैं आपकी तरफ आऊंगा, आप मेरी बात पूरी सुने ना, आप ये गलत बात कर रहे हैं। अभी हम हिंदुस्तान की बात करें कि बात क्या है, डिसीजन कौन लेगा? मोदी लेगा ना। अभी जो जब से वो जीत कर आएगा, अभी मैं ये समझता हूँ कि आफ्टर दैट ये नॉर्मलाइजेशन पर हो सकता है जाए, इसके लिए क्योंकि इनके सुषमा स्वराज और शाह महमूद कुरैशी का जो हमने फ़ोटो देखे हैं, अभी जो कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसमें मैं समझता हूँ कि कमिंग 2-4-6 महीनों में ये और ज़्यादा करीब आएंगे, पीपल टू पीपल। यहाँ हो सकता है कि गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट टॉक शुरू हो, और इंटरनेशनली भी प्रेशर्स हैं दोनों मुल्कों पर कि आपस में ये माहौल जो है टेंस माहौल ख़त्म हो, जिसमें चीन भी चाहता है और रूस भी चाहता है, अमेरिका भी चाहता है, यूरोपियन यूनियन भी चाहती है। और हिंदुस्तान के लिए भी ये है कि अगर उसको उसकी 7% जो है ग्रोथ है, उसको अगर बढ़ाना है तो वो चाहेगा कि हिंदुस्तान चाहेगा पाकिस्तान से। सर टाइम हमारे पास बड़ा 3-4 मिनट हैं, मैं आपसे पूछूंगा डायरेक्ट आज नैरेटिव किसका? नवाज शरीफ का चल रहा है, मरियम नवाज लीडर है, क्योंकि मियां साहब जेल में हैं, शहबाज शरीफ बाहर हैं, समधी फरार है, नैरेटिव मरियम नवाज का। मैं कहता हूँ आज भी मेरा नैरेटिव जो है मियां नवाज शरीफ का पहले कंप्रोमाइज हो गया था, खामोशी हो गई थी सर। खामोशी क्यों हुई थी? किसी डील में तलाश नहीं। शहबाज शरीफ चाहते थे कोई सॉफ्ट होना चाहिए, क्योंकि वो प्रो एस्टेब्लिशमेंट है। देखें सर, हर आदमी की जो तबीयत है अपना है, फैसले वो खुद करता है। मैं तो आज भी समझता हूँ कि मियां नवाज शरीफ को आपने जिन ग्राउंड पे नाइल किया वो एक बड़ी तफसील है, वो उसमें मैं जाने नहीं चाहता, लेकिन मैं आज भी कहता हूँ कि मियां नवाज शरीफ ही पार्टी को चला रहे हैं, डायरेक्शन उन्हीं की लोग फॉलो करते हैं। प्रेसिडेंट मियां शहबाज शरीफ हैं। लेगेसी किसके हाथ में सर, हमजा के या मरियम नवाज के? मैं ये समझता हूँ कि वो अभी भी वो मियां नवाज शरीफ के हाथ में है, बाकी किसी। लेकिन अचानक खामोशी, अचानक मरियम नवाज आती है स्टेज पे, इस तरह का माहौल बनता है, एक इत्तेहाद बनता है, इफ्तार होता है, ईद के बाद तहरीक चलाएंगे। सर ऐसा माहौल कहाँ था? तहरीक चलाने का जहाँ तक ताल्लुक है उसके मुतालिक मैं बिल्कुल हुकूमत गिराएंगे सर? नहीं, मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि मैं ये कहता हूँ कि इस हुकूमत को गिराने के लिए किसी तहरीक की ज़रूरत नहीं है। इस हुकूमत के खुद ही कारनामे इतने अच्छे हैं कि वो खुद ब खुद ही गिरेगी। तहरीक क्यों चल रही है सर? एहतजाज क्यों हो रहा है असेंबली के अंदर और बाहर? नहीं, एहतजाज करना पार्लियामेंट के अंदर पार्लियामेंट के मेंबरों का हक है। 9 महीने के अंदर नाकाम सर हुकूमत, टाइम तो देना चाहिए ना साहब। आप ये बताएं कि आज की जो हुकूमत जो पहले अपोजिशन में थी, उसने मुझे उस हुकूमत को क्या टाइम देने की कभी कोशिश की है? क्या उसने वो रोल गंदा अदा नहीं किया कि गवर्नमेंट को डिस्टर्ब करने के लिए? जस्टिफिकेशन है सर? नहीं, मैं जस्टिफिकेशन नहीं, मैं बात बता रहा हूँ कि आपको याद होगा कि रात के 2 बजे के करीब जब 126 दिनों का धरना था, तो आपके मियां इमरान खान को और ताहिर कादरी को जब बुलाया गया, तो उस वक्त के चैनल की रात की तस्वीर 2:30 बजे की देखें तो मौजूदा प्राइम मिनिस्टर और ताहिर कादरी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के पास इस तरह भागे हुए गए थे, ये सोच के गए थे कि हम वहीं पहुंच जाएंगे और हमें इक़्तिदार मिल जाएगा। ये वो लोग हैं जो आज जिनको आप इक़्तिदार में कहते हैं। अब मैं ये कहता हूँ कि जब कोई सियासी जमात इक़्तिदार में आ जाती है, वो 5 साल के लिए आती है, उसको 5 साल पूरा क्यों नहीं करने देते? एक जनरल आता है वो 10 साल पूरे करके जाता है, लेकिन पीपल पार्टी आती है तो किसी को तोइन अदालत में आप बारीक फार करके घर भेज देते हैं, किसी को पनामा में करके भेजते हैं। पाकिस्तान के 22 करोड़ आवाम आपको 5 साल के लिए इलेक्ट करते हैं। शहबाज शरीफ सर वापस आएंगे? बिल्कुल आएंगे, 100%। फरार तो नहीं हुए? बिल्कुल। डील तो नहीं करके गए? एनआरओ तो करके नहीं गए? एनआरओ हो ही नहीं सकता, मुमकिन ही नहीं है इन दिनों। सर कोई रिलीफ नहीं। चहीते थे बड़े जी, बड़े करीब थे एस्टेब्लिशमेंट के, करीब जाने जाते हैं। आज आपके सामने उनकी बेल कैंसिलेशन का केस सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हो गया है और वो केस चल रहा है अपनी जगह, नैब गई है ना सुप्रीम कोर्ट में। सर आपकी लेकिन एक मिनट, हलीम खान की बेल हुई है, उसके लिए नैब सुप्रीम कोर्ट नहीं गई है। आप बताएं इमरान खान के खिलाफ जो हेलीकॉप्टर केस की प्रोसीडिंग क्यों नहीं हो रही है? नैब क्यों खामोश है? परवेज खट्टर के खिलाफ 270 कनाल ज़मीन का झगड़ा है, आप क्यों नहीं लेके जा रहे? एक ब्रिगेडियर ने टीवी में आकर इंटरव्यू दिया कि एहतसाब कमीशन ने कौमी ख़जाने से 80 करोड़ रुपया खर्च किया, लेकिन हासिल हमने 15 लाख रुपया किया और वो एहतसाब कमीशन ख़त्म हो गया। जो ऑरेंज बस है या वो मेट्रो है पेशावर की, 22 अरब का प्रोजेक्ट 80 अरब पे चला गया। तो नैब को खाली मुस्लिम लीग नून और पीपल पार्टी नज़र आ रही है, तहरीक इंसाफ नज़र नहीं आ रही है क्या?
तो मैं ये कहता हूँ कि इंसाफ के तकाज़ों का अगर पूरा करना है तो आपको बैलेंस तरीके से चलना होगा। बैलेंस इत्तेहाद चलेगा, टूट तो नहीं जाएगा? कौन सा इत्तेहाद? आपका पीपल्स पार्टी का? मैं समझता हूँ कि कंटिन्यू रहेगा। एक दूसरे पे एतमाद है? एतमाद को बहाल करना, माजी में था, एतमाद को बहाल करना, माजी में था, एतमाद को बहाल करना, बहाल होगा सर एतमाद इंशाल्लाह। क्यों नहीं होगा, पहले भी तो रहा है। तहरीक चल सकती है, टूट तो नहीं जाएगा? तहरीक जरदारी साहब को ऑफर हुई कुछ? नहीं, तहरीक तो एक नेचुरल कोर्स के सर 9 महीने में क्या बयानिया क्या है? क्या हुकूमत को गिराएंगे? आपने बड़ा कर दिया सर। क्या हुकूमत को गिराएंगे? नहीं, मेरी बात क्या चाहते हैं हुकूमत से आप? देखिए, हम हुकूमत क्या करे इस वक्त? हम ये चाहते हैं कि आवाम को रिलीफ मिले, सस्ताई हो, जो आवाम की जो गुर्बत, नाचारी और जो शोर लगा पड़ा है, महंगाई और दूसरी चीज़ों में, इलेक्ट्रिक, गैस, पेट्रोल, उसमें सब्सिडी मिले, आवाम को फ़ायदा हो। हम समझते हैं तहरीक आवाम के लिए, भलाई के लिए निकलती हैं, फ़ायदे के लिए, अपनी ज़ाती के लिए नहीं निकलती। बड़ी मेहरबानी डॉक्टर साहब, आपने टाइम दिया। यासीन आज़ाद साहब, आपने टाइम दिया। तहरीक चलनी चाहिए, एहतजाज भी होना चाहिए, जमहूरियत का हुस्न है, लेकिन अवाम के लिए, अवाम के रिलीफ के लिए। लोग कहते हैं, आज भी कहते हैं कि दोनों पार्टियों का जो नेक्सस हुआ है वो करप्शन के केसेस हैं। नेब जिस तरह एक्टिव है, जिस तरह यासीन आज़ाद साहब ने कहा, जिस तरह डॉक्टर करीम ख्वाजा साहब ने कहा, सबने यही कहा, एहतसाब सबका होना चाहिए, सिर्फ नून लीग और पीपल्स पार्टी का नहीं। जो हुकूमत में बैठे, नेब के हवाले से, नेब चेयरमैन के हवाले से उसकी क्रेडिबिलिटी क्वेश्चन मार्क है, खामोशी छाई हुई है। रियासत के साथ जो टकराएगा तो जवाब तो आएगा, लेकिन टेबल पे बैठना चाहिए। मोदी के आने से पहले भी टेंशन थी, आज भी टेंशन है। क्या मोदी आगे चल के दोनों ममालिक के अंदर कोई किरदार अदा कर सकते हैं? 5 साल में आपने उसकी सियासत भी देखी, आपने उसकी नफरत भी देखी, कश्मीर के अंदर जुल्म भी देखा आपने उसका। क्या तवक्कुआत की, जैसे ऑप्टिमिस्टिक होना चाहिए। इसी के साथ दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।